अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है हमारे एमडी कैट के सिलेबस के हवाले से एक वीडियो करने जा रहे हैं जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब पहले बात आती है कि होम्योस्टेसिस होता क्या है या इसको कब डिफ़ाइन किया गया। तो हम पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम जो है इसके ऊपर फर्दर काम की बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो होम्योस्टेसिस है, ये होम्योस्टेसिस का जो टर्म है ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था वाल्टर बी कैनन। वाल्टर बी कैनन जो है बेटा 1871 में आए थे और 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले होम्योस्टेसिस का टर्म दिया था। अब होम्योस्टेसिस जो अगर हम वर्ड की मीनिंग की बात करें तो होम्योस्टेसिस है क्या। होम्योस्टेसिस बेसिकली ग्रीक टर्म से लिए गए हैं। होमो मीन्स सेम और स्टेसिस मीन्स टू स्टे, मतलब कि टू स्टे सेम। ये इसकी जो है सिंपली मीनिंग है। अगर हम बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो बेटा होम्योस्टेसिस बेसिकली किसको कहा जाता है, तो ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। क्या है ये, एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, खुद ब खुद होता है। ठीक है, बाय विच, जिसकी मदद से बायोलॉजिकल सिस्टम्स, जो हमारे लिविंग सिस्टम्स हैं, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी को, स्टेबल करते हैं मैकेनिज्म्स को, बाय किसके थ्रू, वाइल एडजस्टिंग द चेंजिंग कंडीशन। अगर कोई कंडीशन चेंज हो रही है, उस कंडीशन चेंज होने वाली को ये क्या कर रहे हैं, नॉर्मल स्टे सेम कर रहे हैं, या हम कहें कि इसको बराबर रख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब बात आती है कि होम्योस्टेसिस तो है, लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न है जिसकी वजह से चेंज आती है या कोई और कंडीशन है। देखिए बेटा, अब हमारे पास जो कंडीशन जो चेंज होती हैं, अब पहले बात तो हमारे पास जो चेंजिंग आती है, हम कहें कि दो तरीक़ों से आती है। एक हमारे पास आइदर इंटरनल होती है, क्या होती है बेटा, इंटरनल होती है, या हमारे पास एक्सटर्नल होती है। अगर बाहर, अगर सपोज़ करें हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो भी क्या होगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको मेंटेन करेगी, नॉर्मल करेगी। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो भी क्या होगा, हमें हमारी बॉडी क्या करेगी, उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर असर होगा। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगी, मेंटेन करने में हमारे जो है ये प्रोसेस काम करता है। हम देखें हमारा जो होम्योस्टेसिस है, इसको जो है बेटा हमारे पास क्या है कि इसको जो है ये कितने तरीक़ों से काम करता है। अगर हम बात करें एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस की, ठीक है बेटा, क्या कहा हमने, एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस कितने तरीक़ों से काम करता है, तो होम्योस्टेसिस बेटा हमारे पास जो है 3 तरीक़े हैं जिससे वो काम करता है। एक हमारे पास जो आता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारे पास आता है एक्सक्रीशन। क्या आता है, एक्सक्रीशन आता है। जबकि तीसरा हमारे पास क्या आता है, तीसरा हमारे पास आता है थर्मो रेगुलेशन। ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से जिनकी मदद से हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस होता है। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन ऑस्मोटिक कंडीशंस, या हम इसको कहें सोल्यूट और वाटर के बैलेंस को बराबर करने को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, जबकि एक्सक्रीशन में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज किया जाता है। ठीक है, और थर्ड में हमारे पास क्या आता है, थर्ड में हमारे पास आता है थर्मो रेगुलेशन। क्या करते हैं थर्मो रेगुलेशन में, मेंटेन करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को। ये इन पूरे प्रोसेस को हम किस में पढ़ते हैं, होम्योस्टेसिस में पढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये इनका तरीक़ेकार कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो बेटा हमारी बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम पाया जाता है नेचुरली, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, ये कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास जिसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। कंट्रोल सिस्टम है जिसका काम क्या है, चेक एंड बैलेंस करना। क्या कोई चीज़ हमारे बॉडी में आगे बढ़ रही है, क्या कोई चीज़ कम हो रही है,
इस बढ़ने और कम करने को कंट्रोल कौन करता है? तो ये फीडबैक मैकेनिज्म करता है। अब हम देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो बेटा फीडबैक मैकेनिज्म के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है रिसेप्टर्स। क्या कहा जाता है? रिसेप्टर। और रिसेप्टर हमारे बॉडी के कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं एनी चेंज को। क्या करते हैं बेटा? ये डिटेक्ट करते हैं किसी भी चेंज को। चेंज को डिटेक्ट करने वाले हमारे कौन होते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर को जो है ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इधर हमारे पास होम्योस्टेसिस में क्या है? रिसेप्टर है। रिसेप्टर से हमारा जो है, रिसेप्टर किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? तो बेटा ये चीज़ याद रखनी है कि रिसेप्टर ऑलवेज डिटेक्ट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई, अब स्टिमुलाई क्या आता है या क्या होता है? तो बेटा स्टिमुलाई कहा जाता है एनी फैक्टर दैट ब्रिंग्स चेंज, जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज लेकर आए, ठीक है। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चेंज आए, इसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। अब स्टिमुलाई हमारे पास बाहर से भी आ सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। अब इस स्टिमुलाई को किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने क्या किया बेटा? इससे सिग्नल किसको ट्रांसमिट करेगा? ये करेगा हमारे पास जो है हमारा कंट्रोल सेंटर को। किसको करेगा बेटा? कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर हमारा कौन सा है? कंट्रोल सेंटर हमारा बेटा इधर आता है हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जैसे ही मैसेज आएगा, ठीक है, डिटेक्शन आएगी, कोई भी चेंज आई है उसका मैसेज आएगा, ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। और ये रिस्पॉन्स किसको देगा? रिस्पॉन्स हमारे पास देगा इफेक्टर को। इफेक्टर वो हैं जो हमारे लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स लेकर आएंगे, ठीक है। टारगेट सेल्स क्या हैं, टारगेट मसल्स क्या हैं, और इनकी वजह से हमारे पास क्या होगा? हमारी जो कंडीशन जो आगे पीछे हो रही थी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा था या टेम्परेचर कम हो रहा है, इसको क्या करेंगे? बैक टू नॉर्मल करेंगे। ये पूरा मैकेनिज्म हमारे पास क्या कहलाता है? फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। अब देखें ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है बेटा, इसकी फर्दर जो है हमारे पास दो तरीक़ों से ये काम करता है। कितने तरीक़ों से काम करता है बेटा? दो तरीक़ों से। देखें, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव फीडबैक। क्या आता है? पॉजिटिव फीडबैक। दूसरा हमारे पास आता है नेगेटिव फीडबैक। हम पहले पॉजिटिव फीडबैक को देखते हैं, फिर नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। देखिए पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में बेटा हमारे पास सबसे पहले तो ये कहे कि पॉजिटिव फीडबैक करता है क्या है? ये बेटा इंटेंसीफाई करता है। क्या करता है? इंटेंसीफाई, किसी भी चीज़ को ये इंक्रीज करवाता है, ठीक है। क्या करता है? इंटेंसीफाई। देखिए अब कैसे, ये रिसेप्टर है, ठीक है। अब बुक में मिसाल दी गई है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या हो गया? कोई जख्म वगैरह हो गया, कोई चोट लगने की वजह से क्या हो रही? ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, हमें ब्लीडिंग होना शुरू हुई। अब मैसेज इधर से जनरेट हुआ, ठीक है, सिग्नल गया, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया। ये मैसेज हमारा कहाँ पे जाएगा? मैसेज हमारा बेटा जाएगा हमारे सीएनएस के पास। सीएनएस ने क्या किया? ठीक है, इसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस की। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद किसके पास आया? इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर के थ्रू क्या होगा कि इधर हमारे जो है आपके प्लेटिलेट्स सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? प्लेटिलेट्स सेल्स। प्लेटिलेट सेल्स क्या करेंगे? प्लेटिलेट सेल्स बेटा इधर क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गए तो हमारे पास क्या होगा? ब्लड क्लोट बन जाएगा। क्या बन गया? ब्लड क्लोट बन गया। अब जैसे ही ब्लड क्लोट हमारे पास बनेगा, जो ब्लीडिंग जो हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे जितना क्लोट ज़्यादा बनेगा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। लेट सपोज करें, अगर हम कहते हैं कैसे, देखिए ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, लेट सपोज करते हैं कि ये हमारी क्या है? एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब हमारा जो है ब्लड ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में सपोज करें। अब हुआ ये है कि इधर जो है ब्लीडिंग हो गई, इधर हमारा जो है ब्लड जो है लीकेज होना शुरू हो गया है चोट लगने की वजह से।
अब इधर जो है हमारे पास सिग्नल आया है, ठीक है, ब्लीडिंग का, तो डिटेक्शन का है, हमारे पास जो है डैमेज का है। तो हमारे जो है सीएनएस क्या करेगा, इधर क्या करेगा कि जो ना प्लेटलेट्स हमारे जो है ना इधर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ना जमा हो जाएंगे। क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाएंगे और हमारे पास इधर क्या बनेगा, क्लोट बनना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक की एक एग्जांपल है। या इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल अगर हम इसकी देखें बेटा, तो एग्जांपल नंबर 2 फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक की क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास जो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है बेसिकली एक हार्मोन है, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये हमारा जो है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से आता है। इसका काम क्या है, तो हमारे पास सिग्नल आया है, दो किस्म के जो हैं हमारे पास जो हैं इसके आते हैं। ये दो तरीक़ों से काम करता है, एक को हम देखते हैं फिर हम दूसरे की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा, तब रिलीज होता है एक तो जब लेबर टाइम होता है, ठीक है, लेबर, या हम इसको कहते हैं पार्चुरेशन, मतलब कि जब मदर जो हैं बर्थ देती हैं बच्चे को, ठीक है, उस टाइम भी इसका बड़ा रोल होता है ऑक्सीटोसिन का। और दूसरा जो है ये बेसिकली क्या करवाता है, ये रिलीज करवाता है मिल्क को। अब जैसे ही जो है बॉडी में, मदर की बॉडी, जैसे ही टाइम आता है पार्चुरेशन का, ठीक है, पार्चुरेशन का जैसे ही टाइम आता है तो क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होता है। बेसिकली क्यों रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटेरस की वॉल्स को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जो वाल्स होती हैं उनके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सवाल आता है एंडोमेट्रियम क्या होता है, तो बेटा देखें हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, जिसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा होगा, जो हमारा इंटर का है, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके अंदर देखें ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं फीमेल का स्ट्रक्चर है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इधर हमारे पास जो है ओवरीज लगी हुई होती हैं, ठीक है, एक इधर होती है और एक हमारे पास जो है इधर फीमेल्स में ओवरी होती है, सपोज करें। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं यूटेरस। जैसे यूटेरस की जो है 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं एक है जो है ये बाहर वाली हैं, दूसरी है अंदर वाली, और द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, ठीक है। इस तरीके से होती हैं वॉल्स हमारी। जो ये जो है बेटा ये एंडोमेट्रियम है, जैसे ही पार्चुरेशन का टाइम आता है, ठीक है, बर्थ का टाइम आता है, तो क्या होता है ये मसल्स, इन मसल्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, ये करता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। जैसे ही टाइम आता है तो ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। या इसके अलावा मिल्क रिलीजिंग में क्या करता है, जैसे ही जो है बेबी मदर के जो हैं हम कह मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको हम ब्रीस्ट कहते हैं, वहाँ पे जैसे ही सक्लिंग करता है तो क्या होता है ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से मिल्क रिलीज होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है पॉजिटिव फीडबैक काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट जो बेटा आती है चीज़, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जो है हमारे पास जो है इधर इंटेंसिफाई कर रहा था, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म इधर क्या करेगा, चीज़ों को बैक टू नॉर्मल करेगा। अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो ये क्या करेगा, उसके उलट जो है उसको डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करने में हमारे पास कौन करता है बेटा, ठीक है, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर हम बात करें डिक्रीज करने में, तो डिक्रीज करने में हमारे पास आती है बेटा टेम्परेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर। अब हमारे पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है,
ठीक है। अभी हमारे पास गर्मियां हैं बेटा, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, समर टाइम है, तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं कौन, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है बेटा, थर्मो रिसेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मो रिसेप्टर। अब ये थर्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। अच्छा, ये हमें ये नहीं बताते कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ, ये हमें जस्ट क्या बताएंगे कि टेम्परेचर जो है बॉडी से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये हमारा मैसेज किसके पास जाएगा बेटा, CNS के पास। CNS क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा, कौन सा मैसेज आया है, किस चीज़ का सिग्नल है। फिर हमारे पास जो है ये आएगा हमारे बॉडी के, हम कहते हैं स्किन के पास, ठीक है। स्किन के पास क्यों आएगा, क्योंकि स्किन में हमारे पास पाए जाते हैं बेटा कुछ चीज़ें। एक तो सबसे पहले हमारे पास पाया जाता है स्वीट ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या पाया जाता है, दूसरा हमारे पास इसमें जो है स्किन में जो लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो हमारे पास जो डर्मिस है उसमें हम देखें क्या होता है कि ये हमारे पास टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, थर्मो रिसेप्टर ने, मैसेज गया CNS के पास। CNS ने क्या किया, इसका रिस्पॉन्स किसको भेजा, हमारे बॉडी के टारगेट ग्लैंड्स को भेजा। टारगेट ग्लैंड कहाँ पे, स्किन में। स्वीट ग्लैंड क्या करता है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा पसीना रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि बेटा अगर हमारे पास जो है सपोज कर लें कि 1000 मिलीलीटर वाटर है, ठीक है। अगर इसमें से जस्ट कितना 2 मिलीलीटर वाटर जो है ये एवापोरेट हो जाए तो बाकी हमारे पास कितना रहा बेटा, बाकी हमारे पास रहा 998 मिलीलीटर। ये जो 998 मिलीलीटर है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री या 1 सेल्सियस कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। नंबर दूसरा, अगर हम बात करें डर्मिस में बेटा क्या होता है, तो डर्मिस में हमारे पास जो लेयर्स हैं, डर्मिस बीच वाली लेयर है स्किन की, इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल। गर्मियों में क्या होता है, मोर ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, इसका ये क्या करेगा, डायामीटर इंक्रीज करेगा। डायामीटर क्या हो गया इसका बेटा, इंक्रीज हो गया। डायामीटर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मोर ब्लड फ्लो होगा। क्या हो रहा है, मोर ब्लड फ्लो हो रहा है। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा क्या होगा, उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी। इस हीट रिलीज होने की वजह से हो क्या रहा है बेटा, हमारा जो है टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल हो रहा है। ये कौन करवा रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंसुलिन भी ऐसे ही करवाता है, हमारे ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें अगर इसकी, तो बेटा थर्मो रिसेप्टर जो हैं ये हमारा डिटेक्ट करवा रहा है। तो ब्रेन के पास या CNS के पास ऐसी क्या चीज़ है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो टेम्परेचर मेंटेन करवाता है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, बेसिकली हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन करवाता है, तो ये मेंटेन हमारे बॉडी का टेम्परेचर करवाता है कौन, हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो ये क्या करती है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट करती है, हमारे ब्लड की pH, ठीक है, सॉल्यूट वगैरह को बराबर करती है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो आगे बेटा हमारा क्या आता है कि आगे आता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू देयर हैबिटेट। अब हमारे पास 3 जो है एक्सक्रीटरी मेन प्रोडक्ट्स का जिक्र है जिनका हम इधर करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिजम्स की कौन कौन से होते हैं बेटा, 3 होती हैं मेनली, तो बहुत होती है। अगर हम इधर कहें तो हमारी बुक में जो मेंशन है वो जिनका नाम मेंशन है उनको हम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अमोनिया, देन यूरिया, देन बेटा यूरिक एसिड, ठीक है। देन बेटा हमारे पास जो है क्रिएटिनाइन आता है, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास TMAO आता है, ट्राईमीथाइल अमीनो ऑक्साइड, ठीक है। ये जो है हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। अब हम बात करें अगर बेटा एक एक करके इनकी, तो ये जो अमोनिया है, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इनको। अमोनिया ये मोस्टली जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं वो करते हैं अक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। कौन से, अक्वाटिक एनिमल्स।
और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यूरिक एसिड के मुकाबले में तो बेटा ऑलमोस्ट ये जो है हमारे पास 1 लाख मरतबा ज़्यादा ख़तरनाक होती है यूरिक एसिड के मुकाबले में। ठीक है, ये वाटर के अंदर जो है हाईली डिफ्यूज़ेबल होती है, तो डिज़ोल्व होती है, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या करती है, क्रॉस हो जाती है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। अच्छा, ये कौन से एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, तो बेटा ये करते हैं हमारे मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे एमोबा, इनमें ये ज़्यादातर एक्सक्रीशन होती है। या इसके अलावा अगर हम कहें तो हमारे जो फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो ये एक्सक्रीट कर सकते हैं अमोनिया को। ठीक है, अब हम बात करें अगर दूसरी, अच्छा अमोनिया बनता कैसे है बेटा, देखें अमोनिया के बनने का प्रोसेस ये होता है कि बेसिकली हमारे पास होती है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन टूटती है किसमें बेटा, हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स में। किसमें टूटी, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का क्या होता है, अमाइनो एसिड में से डी अमाइनेशन होती है। क्या होती है, डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन क्या है, डी अमाइनेशन कहा जाता है अमाइनो ग्रुप का अमाइनो एसिड में से खारिज होना। ये अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप खारिज हुआ और इसको जो है फर्दर जो है कन्वर्ट किया गया किसमें, हमारे पास बेटा अमोनिया में। ठीक है, अब ये जो है इस तरीके से हमारे पास जो है अमोनिया खारिज की जाएगी गैस की फॉर्म में। ये जो प्रोसेस है इसको जो है इस प्रोसेस के थ्रू ये हमारे पास अमोनिया बनती है। ठीक है, अब हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारे पास जो आता है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिया। अब यूरिया जो है बेटा ये मेनली हमारे जो हैं एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, जो है लेस टॉक्सिक होता है किसके मुकाबले में, देन अमोनिया। अमोनिया से बहुत ही कम नुकसानकार होता है, लेस टॉक्सिक होता है, तो इसको एनिमल से स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाता इनको। अच्छा, अब अमोनिया के बाद यूरिया, तो यूरिया बेटा बना कैसे, तो यूरिया अमाइनो अमोनिया में से ही बना है। ये जो अमोनिया बना है हमारा, ठीक है, अब इस अमोनिया को क्या किया जाता है, इस अमोनिया को एक साइकिल में इंटर करवाया जाता है। पहले इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद एनर्जी यूज़ होगी और केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हमारे पास बेटा यूरिया में। ठीक है, एक साइकिल होता है जिसको कहा जाता है यूरिया साइकिल या ऑर्निथाइन साइकिल। कौन सा साइकिल, यूरिया साइकिल या इनर ऑर्निथाइन साइकिल कहा जाता है, जिसके बाद जो है अमोनिया हमारा कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। ठीक है, इसको ये एनिमल्स इस तरीके से क्या करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये यूरिया जो है हमारा बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। अब चीज़ है कि याद रखने की बात यह है कि यूरिया बनता कहाँ पे। ठीक है, तो बेटा यूरिया जो है हमेशा कहाँ पे बनता है, लिवर में बनता है। ठीक है, और हम जो एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिन होता है। ठीक है, यूरिया में और यूरिन में भी फ़र्क होता है। तो ये हमारे कहाँ पे बना है, ये बेटा हमारा बना है लिवर में। और ये कैसे बना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया गया एनर्जी को यूज़ कर कर। ठीक है, इसके अंदर रिएक्शंस के थ्रू फिर इसको कन्वर्ट किया गया। अब इसको हमारे पास जो है मल्टी सेलर एक्सक्रीट करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है बोनी फिशेस आ जाती हैं इसमें। ठीक है, अच्छा देन नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड बेटा। ठीक है, तो इनकी मिसालें हमें याद रखनी है बेटा। ठीक है, इनमें हमारे पास बोनीफिशस भी आती है और हमारे हायर एनिमल्स वर्टिब्रेट्स भी इनमें आ जाते हैं जो यूरिया को खारिज करते हैं। ठीक है, बोनीफिशस वर्टिब्रेट्स ही हैं बेसिकली। यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड बेटा ये बहुत ही कम खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, और यूरिया के मुकाबले में ये और लेस टॉक्सिक होता है। तो ये बेटा यूरिक एसिड जो है बेसिकली क्या होता है, ये एक इसमें फ्लूइड होता है। फ्लूइड के साथ क्या होता है, फ्लूइड के साथ इसमें पेलेट्स होते हैं। ठीक है, फ्लूइड विथ स्मॉल पेपल्स कहें हम या पेलेट्स। ठीक है,
पेपर्स टुकड़ों को कहा जाता है, ठीक है। ये पेस्ट लाइक होता है। ये बेटा हमारे लोअर एनिमल्स, जिनमें हमारे हायर एनिमल्स में भी और लोअर एनिमल्स में भी हमारे पास जो है, अगर हम बात करें इनमें बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, इसके अलावा हमारे इंसेक्ट्स, देन इनमें हमारे पास जो है लैंड स्नेल भी जो है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसकी वजह से ये वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। यूरिक एसिड क्या करता है, ये हेल्प टू कंजर्व वाटर, ठीक है। ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। और ये जो है लेस टॉक्सिक होता है किसके मुकाबले में, यूरिया और अमोनिया के मुकाबले में। इनकी एग्जांपल हमारे पास ये हैं। यूरिक एसिड कौन कौन एक्सीड करता है, एसिड है बेटा, इसका स्ट्रक्चर हमें ऑलमोस्ट आपको दिखाई देगा किसकी तरह, प्यूरिन की तरह, ठीक है। तो ये मेनली जो एक्सीडेटरी प्रोडक्ट होती है ये भी किसकी होती है, प्यूरिन की ही होती है, ठीक है। और हमारी किडनी, हम जो हैं यूरिक एसिड को जो एक्सक्रीट करते हैं बेटा, 75% हमारी जो है किडनी इसको एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। और 25% हमारा जो है इंटेस्टाइन कहें या हम जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, ठीक है, इसकी वजह से ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो जो हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमें आने चाहिए। पहले जो बेटा जो एनिमल्स अमोनिया को खारिज करते हैं इनको कहा जाता है अमोनोटैलिक। क्या कहा जाता है, अमोनोटैलिक। जो यूरिया को खारिज करते हैं इनको कहा जाता है यूरियोटैलिक, ठीक है। और जो यूरिक एसिड को खारिज करते हैं इनको कहा जाता है यूरिकोटैलिक, ठीक है बेटा। एक और बात के जो है, अगर किसी की किडनी की फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा या किसी को सिम्पटम्स आते हैं तो फिर उनके लिए एक टेस्ट की जाती है, जिस टेस्ट को कहा जाता है BUN, ठीक है। BUN टेस्ट किस चीज़ के लिए की जाती है, फॉर किडनी फंक्शनिंग। किडनी जो है हमारी प्रॉपरली काम कर रही है या किडनी हमारी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, इसके ऊपर हम जो है टेस्ट करवाते हैं। इस टेस्ट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है बेटा, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है जिसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जिसको यूराइनोजेनिटल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। जबकि इसको यूराइनोजेनिटल सिस्टम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके साथ साथ हमारे जो है ना रिप्रोडक्शन के लिए भी ये पार्टिसिपेट करता है सिस्टम, इस वजह से। अच्छा, ट्यूब जो यूरिथ्रा है। अब हम बात करते हैं हमारे जो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की। तो बेटा हमारा जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स कुछ यूँ हैं या कुछ ये हैं जिनको हम इधर डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है बात जिसको हम क्या कहते हैं, अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, देन अ पेयर ऑफ यूरिटर, देन यूरिनरी ब्लैडर बेटा, एंड देन द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द यूरिथ्रा, एक ट्यूब होती है, ठीक है। ये हमारे जो हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम एक एक करके आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे जो है पहले तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं ओवरव्यू डायग्राम के थ्रू, ठीक है। देखें जो हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी किडनीज ऐसे होती हैं बेटा, ठीक है। ये हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम बनाने जा रहे हैं किडनी, ठीक है। किडनी हमारी जो है दो होती हैं, देखें ये किडनी में से हमारे निकल रहे हैं, फिर हमारे जो हैं ऐसे दो ट्यूब्स निकल रही हैं, ठीक है। और ये ट्यूब्स हमारी आकर इंटर होती हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है।
और इस यूरिनरी ब्लैडर से फिर हमारी नीचे की तरफ एक ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। देखें ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है किडनी, ठीक है, ये लेफ्ट किडनी है मेरी साइड से और ये राइट किडनी है मेरी साइड से, ठीक है। किडनी के स्ट्रक्चर में थोड़ा मसला होगा, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। अब ये जो ट्यूब है हमारी, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं यूरिटर। ये जो है इसको हमने क्या कहा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। ये स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द यूरिथ्रा। मेनली होता क्या है, हमारा जो फिल्ट्रेशन का काम होता है सारा इधर होता है, फिर फिल्ट्रेश किया हुआ हमारा जो यूरिन होता है वो हमारा आता है इधर यूरिटर, यूरिटर के थ्रू आता है इधर, स्टोर किया जाता है, फिर इसकी बॉडी इस ओपनिंग की मदद से, इस ट्यूब की मदद से बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब हम बेटा बात करते हैं हमारे जो है मेन टॉपिक की बात करते हैं, तो हम किडनी को बात करेंगे। तो किडनी की हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा, इसको हम डायग्रामेटिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमारी बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न हो तो हम क्लियर करें इसको। देखें, लेट सपोज करते हैं कि ये हमारी जो है किडनी है, ठीक है। अब किडनी की बेटा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो किडनी इज़ ऑलमोस्ट जो है हमारी रेडिश ब्राउन बीन शेप ऑर्गेन होता है, ठीक है। बीन कहा जाता है लोबिये को, ठीक है, एक सब्जी के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, उस जैसा इसका ऑलमोस्ट शेप होता है। अच्छा, किडनी बेटा कहाँ पे पाई जाती है, तो किडनी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। अगर हम एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो हमारा ये रीजन, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। अच्छा, बेसिकली होता है क्या है कि डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम एक मसल की शीट होती है। लेट सपोज करें कि ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ये जो है शीट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये जो है ये थोरेसिक कैविटी है हमारी, और ये जो कैविटी है इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो इस एब्डोमिनल कैविटी में हमारे पास पाई जाती हैं हमारी किडनीज, ठीक है। लेट सपोज करें कि ये हमारी एक किडनी और ये हमारी दूसरी किडनी, ठीक है। ऐसे हमारी जो है ब्लड वेसल्स वगैरह आ रही हैं और इधर वर्टिब्रल कॉलम हमारा पाया जाता है। तो ऐसे बनी होती है हमारी जो है एब्डोमिनल कैविटी में ये हमारी किडनीज, ठीक है, रेडिश ब्राउन होती हैं ये। अच्छा, किडनी जो है बेटा ये सराउंडेड होती हैं बेसिकली 3 किस्म की लेयर्स से, ठीक है। अगर हम बात करें उनके नाम इधर हम लिख लेते हैं। एक है हमारे पास जो है बेटा रेनल फेसिया, दूसरी हमारे पास आता है फैटी लेयर आती है, ठीक है, एंड थर्ड इज रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल ये हमारी किडनी की 3 लेयर्स हैं। अब हम बात करें अगर हमारे किडनी के बेटा स्ट्रक्चर की, तो किडनी का स्ट्रक्चर जैसे हम देखते हैं तो हमें इसके जो है 2 रीजन नज़र आते हैं, ठीक है। अभी हमने एक भी रीजन इसका ज़ाहिर नहीं किया हुआ, शो नहीं किया हुआ, तो हम कर देते हैं अब इसको शो बेटा। तो ये जो रेड मार्कर से हम बना रहे हैं, रेड मार्कर के बाहर वाला रीजन, ये रीजन, ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स। और ये जो रेड मार्कर वाला है इसको हम कहते हैं बेसिकली, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेनल मेड्यूला। क्या कहते हैं, रेनल मेड्यूला कहते हैं। इनर वाला रेनल मेड्यूला है। जब हम रेनल मेड्यूला को देखते हैं तो बेटा रेनल मेड्यूला के अंदर हमें आपको ऐसे शेप नज़र आते हैं, स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्या, रेनल पायरामिड्स, ठीक है। अब अगर हम और थोड़ा देखें बेटा, तो हमारी जो किडनी है
जहाँ से इसके पास जो है ब्लड वेसल्स इंटर होती हैं और हमारी जो नर्व्स दाखिल होती हैं, ये रीजन है, ठीक है। या जहाँ से हमारे पास जो है हम कहते हैं कि यूरेटर आगे आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं बेटा हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अब हाइलम के बाद हमें अंदर की तरफ जो है एक फनेल शेप स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं पेल्विस, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास जो है किडनी के अंदर आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर। और इधर हमारे पास रीजन होता है जिसको हम कहते हैं रेनल साइनस, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो है किडनी बनी हुई होती है। अब हम आगे थोड़ा देखें तो बेटा, अच्छा ये आपको जो है बिल्कुल ऐसे जो है मैंने थोड़े अलग अलग करके बनाए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो आपको ये जो है ना ऐसे एक जगह पे जो है ना ऐसे मिलेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा होगा इनका, ठीक है। तो आपको थोड़ा ऐसा दिखाई देगा। अच्छा अब थोड़ा देखें तो आगे तो बेटा हमारी जो किडनी है बेसिकली ये बनी किस चीज़ की होती है, तो किडनी जो है बेटा बनी हुई है हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा देखें तो हमारा जो रेनल कॉर्टेक्स होता है, कौन सा बेटा, ठीक है, रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स के पास क्या होता है कि ये हमारे पास बेटा एक प्रोटीन बनाता है, जिस प्रोटीन को कहा जाता है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, ठीक है। या हम कहें कि क्या करवाता है ये बेटा आगे चलकर हमारे पास जो है एरिथ्रोसाइट्स बनाने में मदद करता है। व्हाट आर द एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को। इनको बनाने में हमें मदद कौन कर रहा है, हमारी जो है ये रेनल कॉर्टेक्स से जो प्रोटीन बन रही है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा इसके अलावा हमारे जो रेनल कॉर्टेक्स है बेटा एक और हार्मोन भी बनाता है जिसको हम कहते हैं रेनिन, जो मेनली क्या करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाता है और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करवाता है, ठीक है। इनके बारे में वैसे आगे जिक्र आएगा। ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कौन करवा रहा है, ये हमारे पास करवा रहा है रेनल कॉर्टेक्स। अच्छा अब देखें, अब हम बात करते हैं हमारे जो है किडनी के नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा है नेफ्रॉन। अच्छा नेफ्रॉन क्या होता है, तो बेटा नेफ्रॉन देखें, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ये सेल नहीं है, ठीक है, ये टिश्यू भी नहीं है, इसमें सेल्स भी होते हैं और इसमें टिश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके मेनली तो दो पार्ट्स होते हैं, एक रेनल जिसको हम कार्पसल कहते हैं या माल्फिजन बॉडी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास जो है इसकी रेनल ट्यूब आती है। देखें अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं नेफ्रॉन का, तो हम पहले देख लेते हैं नेफ्रॉन क्या है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारे पास कौन है, नेफ्रॉन है। बेटा नेफ्रॉन को अगर हम देखें, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो मेनली इसके दो पार्ट्स हैं। एक का नाम है माल्फिजन बॉडी, ठीक है, दूसरा रेनल ट्यूब भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, दूसरा जो नाम है इसका। अब हम पहले बात कर लेते हैं माल्फिजन बॉडी, जिसको रेनल कार्पसल भी कहा जाता है। देखिए बेटा नेफ्रॉन जो है इसके दो किस्में होती हैं, ये भी याद रखना है। कितनी, दो। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो हम इधर जो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को बनाएंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास आपको किडनी के अंदर जो है हमने देखा है अभी अभी कि बेटा इसके दो रीजन हमें नज़र आते हैं। कितने रीजन नज़र आते हैं बेटा, ये रेड लाइन से आपको आई होप जाहिर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ये जो रीजन है, ये ऊपर वाला रीजन जो है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो नीचे वाला रीजन है इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा बेटा मेडुला। अब जो नेफ्रॉन है बेसिकली शुरुआत इसकी ऐसे होती है,
तो ये जो ऊपर वाला रीजन होता है जो आपको ऐसे बाउल शेप नजर आता है, ठीक है, ये जो बाउल शेप नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहा बेटा? बोमेंस कैप्सूल कहा आपने। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आपको अभी जो हम बेटा इधर ग्रीन मार्कर से बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन मार्कर वाला, इसको हम कहते हैं ग्लोम्युलर। क्या है? ग्लोम्युलर। ठीक है। अब देखिए बेटा, बोमेन कैप्सूल और ग्लोम्युलर दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? दोनों मिलकर कहलाते हैं माल्फिजियन बॉडी। क्या कहलाते हैं? माल्फिजियन बॉडी। हमारे पास आ गया हमारा एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं माल्फिजियन बॉडी, ये हमारा इधर आ गया। अब देखें, अब सवाल ये आता है कि ये माल्फिजियन बॉडी के अंदर जो ग्लोम्युलर हैं ये क्या है? बेटा ये जो है कैपिलरीज हैं। ये जब हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखें, आगे देख लेते हैं थोड़ा। तो बेटा हमारे पास आता है नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा, इधर से शुरू होता है जिसको हम कहते हैं रेनल ट्यूब। देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने कहा रेनल ट्यूब शुरू हो गई है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पीसीटी, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हमने ब्लैक मार्कर से शो किया। अब ये हमारा बेटा नीचे की तरफ आएगा लूप ऑफ एनल। देखें ये अभी कोर्टेक्स में, अब ये जो है हमारी पीसीटी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, फिर ये वापसी घूम कर यू शेप बनाकर कहाँ आ रही है? हमारे जो है डीसीटी में या हमारे जो है मेडुला में आ रही है, सॉरी कॉर्टेक्स में आ रही है। कॉर्टेक्स से फिर कॉर्टेक्स से पहले नीचे के मेडुला में, फिर घूमकर वापसी यू शेप बनाकर किस में आ गई? कॉर्टेक्स में। ये जो मेडुला में जो शेप बना है इसको हमने क्या कहा? तो बेटा इसको हम कहते हैं मेड्यूला, सॉरी इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनल। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हैनल। ठीक है। अब देखें, लूप ऑफ हैनल के बाद हमारे पास अगेन जो है हमारे पास एक और जो है आपको नजर आएगी ऐसी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारी बन रही है इसको हम कहते हैं क्या? उसको हमने कहा पीसीटी, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डीसीटी। ये जो है ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं डीसीटी। अब जो लास्ट है इधर आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ऐसे आपको एक नहीं, इसमें बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट नजर आएंगे, ठीक है, जहां पे हमारे जो है डिफरेंट नेफ्रॉन आकर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे हमें बहुत सारे नजर आएंगे जहां पे हमारे डिफरेंट आपको नेफ्रॉन नजर आकर मिलेंगे। अब ये जो हमने बनाया ये कौन सा है? ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ पे होगा? सिर्फ कॉर्टेक्स में होगा। अगर कोई स्ट्रक्चर आपको सिर्फ नेफ्रॉन इसमें नजर आए तो वो कॉर्टेक्स भी अंदर होगा तो उसको कॉर्टिकल कहेंगे। अगर इधर से आकर फिर इधर खत्म हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। तरीके से हमारे पास जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात अगर थोड़ी करें बेटा स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे तो ऐसा ही हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब देखें अब क्या होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कि ब्लड सप्लाई नेफ्रॉन के पास, या ब्लड सप्लाई कैसे होता है नेफ्रॉन के पास। अब नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, इसमें बेटा याद रखनी बात है कि इसमें जो है ना ये टिश्यू नहीं है, ये सेल नहीं है, या ग्रुप ऑफ सेल्स भी नहीं है। ये क्यों? क्योंकि इसमें ये जो है हमारे पास ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब इसके अंदर पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। कौन? अच्छा, ये हमारे पास जो है कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और सेल्स भी हैं, पोडोसाइट सेल्स भी हैं। तो देखें ये जो है ना डिफरेंट चीज़ों की कलेक्शन है, तो इसको हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अच्छा, अब देखें ब्लड सप्लाई कैसे होता है नेफ्रॉन को। तो बेटा ब्लड सप्लाई कैसे होगा? ब्लड सप्लाई हमारे, अब ये हमें जो है आपको इधर एक ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा बुक में, थोड़ा गौर करेंगे आप तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये है रेनल आर्टरी। क्या है? रेनल आर्टरी। अब रेनल आर्टरी वर्ड को समझिए, रेनल, रेनल मतलब किडनी, ठीक है, किडनी के लिए इस्तेमाल किया। ये ब्लड आ रहा है हमारे पास, ठीक है, किडनी के बाद अब रेनल आर्टरी जो है, आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है आर्ट्रियोल में। ये एक टेक्निक, ये एक बेटा जो है ना सीक्वेंस याद रखना है कि आर्टरी, ठीक है, क्या है हमारे पास? आर्टरी,
आर्टरी से हमारे पास जो है आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से हमारे पास बेटा कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज मिलकर बनाती हैं वेन्यूल, फिर वेन्यूल मिलकर बनाती है वेंस। ठीक है, अब देखें ये है आर्टरी, आर्टरी हमारी जो है डिवाइड होकर बना रही है क्या, आर्ट्रियोल, ये रही हमारी आर्ट्रियोल। अब ये जो आर्ट्रियोल है जिसको हमने ग्रीन मार्कर से शो किया, ये कहलाती है अफेरेंट आर्ट्रियोल। एक होती है अफेरेंट, दूसरी होती है इफेरेंट। अफेरेंट क्या कर रही है, ग्लोमेरुलर की तरफ ब्लड को लेकर जाने वाली है। ये ग्लोमेरुलर के अंदर कैपिलरीज है, हमने लिखा था बंच ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर जैसे ही खून जाएगा इधर फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, फिर हमारा ब्लड लीव करेगा ऐसे, सॉरी, इफेरेंट आर्ट्रियोल से। ये जो है बेटा इनको हम कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल, अफेरेंट इफेरेंट। अब इधर जो है कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेन चीज़ जो याद रखनी है, इफेरेंट आर्ट्रियोल का डायामीटर बड़ा होता है, इफेरेंट आर्ट्रियोल का डायामीटर छोटा होता है। वजह क्या होती है कि अगर दोनों का डायामीटर एक जैसा होगा, एक जितना होगा, तो हमारे लिए मसला होगा। क्या होगा, इधर फिल्ट्रेशन रेट जनरेट नहीं होगा, इधर ब्लड की जो है ना प्रेशर मेंटेन नहीं होगी। तो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो हमारे पास प्रेशर जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है काम किसकी वजह से हो रहा है, अफेरेंट और इफेरेंट की वजह से हो रहा है। एक और बात इधर याद रखनी है कि इधर आपको सेल्स मिलेंगे जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स है। ठीक है बेटा, ये क्या है, पोडोसाइट्स हमें सेल मिलेंगे इधर। ठीक है, अब क्या होता है, अब फर्दर देखें, अभी हम जस्ट ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं, इसका और कोई काम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ठीक है, अब देखें ये हमारी जो है इफेरेंट आर्ट्रियोल फर्दर तकसीम हो रही हैं। ठीक है, ये बना रही है इफेरेंट आर्ट्रियोल हमारी जो है ये कैपिलरीज बना रही हैं। ठीक है, अब देखें बेटा ये जो कैपिलरीज बन रही हैं, इनको जो पीसीटी के ऊपर होंगी इनको हम कहेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहेंगे बेटा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। ठीक है, अब ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हमारी जो हैं फर्दर आ रही है किसके ऊपर, ये डीसीडी के ऊपर, इनको भी हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। लेकिन ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज ये जैसे ही हमारे लूप ऑफ हेनल के ऊपर आएंगे बेटा, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे वासा रेक्टा या वेसा रेक्टा भी कहते हैं इनको। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब देखें ये ऐसे हमारी जाएंगी इसके ऊपर, ठीक है, जा रही हैं, हमारे पास आ गई आपकी रेनल वेंस। ठीक है, ये हमारी आ गई क्या, रेनल वेंस, जो हमारी इंटर होगी किसमें, वेनस सर्कुलेशन में हमारी। ठीक है बेटा, और हमारा ब्लड जो है लीव करेगा हमारी किसको, किडनी को। इस तरीके से हमारे पास जो ब्लड सप्लाई किया जाता है नेफ्रॉन। अगर हम बात करें नेफ्रॉन को ब्लड क्यों सप्लाई किया जा रहा है, पहली बात तो फिल्ट्रेशन होगी जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेटा इसके साथ साथ ये न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है, ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये मेनली इसका काम ये होता है। तो आज की हमारी जो है फर्स्ट वीडियो जो होम्योस्टेसिस के ऊपर थी वो इधर कंप्लीट होती है बेटा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।